भाग्य रेखा। कहानी की शुरुआत कनॉट सर्कस से हो रही है। कनॉट सर्कस दिल्ली में एक बहुत ही चर्चित स्थान है। कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कस, ये दिल्ली का वो प्लेस है जो कि मेन जंक्शन माना जाता है, जहाँ पे सारी सड़कें आकर के मिलती हैं। तो कनॉट सर्कस नामक वह स्थान दिल्ली का उसी के बाग में मतलब उसी के बगीचे में, जहाँ नई दिल्ली की सब सड़कें मिलती हैं। कनॉट सर्कस ही वो जगह है जहाँ पे नई दिल्ली की बहुत सारी सड़कें आकर के मिलती हैं, जहाँ शाम को रसिक और दोपहर को बेरोजगार आकर बैठते हैं। शाम के टाइम में समय गुजारने के लिए रसिक लोग आते हैं। रसिक मतलब जो जीवन का आनंद लेते हैं, ठीक है ना, मस्ती करने वाले, टाइम पास करने वाले, एंजॉय करने वाले, वो लोग आकर के अपना समय गुजारते हैं शाम के वक्त। और दोपहर के वक्त बेरोजगार लोग आकर समय गुजारते हैं। तीन आदमी खड़ी धूप से बचने के लिए छां में बैठे, हम्म पीढ़ियां सुलगाते बातें कर रहे हैं। और उनसे जरा हटकर सबसे पहले तो लेखक ने बताया तीन आदमियों की बात। तीनों बीड़ी सुलगा रहे थे, बातें कर रहे थे और आकर के बैठे। उन्हीं से थोड़ा सा हटकर दाईं ओर एक आदमी खाकी से कपड़े पहने हुए, एक आदमी था जो खाकी कपड़ा पहना हुआ था। अपने जूतों का सिरहाना बनाए, मतलब जूतों का ही तकिया लगा लिया था, जूतों को सिर के नीचे रख लिया था, सिरहाना बना लिया था, घास पर लेटा हुआ था। अब ये स्टैंडर्ड देख के ही आप समझ जाओगे कि कोई खुलेआम पब्लिक प्लेस पे अगर जूते को सिर के नीचे रख ले तो ऐसा पढ़ा लिखा और अमीर आदमी तो करेगा नहीं। ये जरूर गरीब था और अनएजुकेटेड किस्म का इंसान रहा होगा। और मुतवातर खांस रहा था, मतलब लगातार खांसी किए जा रहा था, खूब जोर जोर से खांसे जा रहा है। पहली बार जब वह खांसा तो मुझे बुरा लगा। जैसे ही खांसा बहुत गुस्सा आया हमको। 40-45 वर्ष का कुरूप सा आदमी, उम्र कितनी थी, 40-45 की थी। बदसूरत सा था, शक्ल उसकी अच्छी नहीं थी। सफेद छोटे छोटे बाल थे, काला एकदम शरीर उसका, श्यामल रंग का काला, झाइयों भरा चेहरा। और काला तो था ही, उसके ऊपर चेहरे पे झाइयां भरी हुई थी। स्पॉट 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 कई लोगों के चेहरे पे हो जाता है, ब्लैक 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 झाई पड़ जाता है। कुछ लोगों का बेदाग चेहरा होता है ना, बहुत सुंदर सा होता है। लंबे लंबे दांत थे उसके और कंधे आगे को झुके हुए, कंधा जो था झुका हुआ था थोड़ा सामने। खांसता जाता और पास ही घास पर थूकता जाता, खूब खांस रहा था। अब आस पास में घास पर सब लोग बैठने वाले इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई खाली जगह देख कर बैठे। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, सुना है बेलायत में सरकार ने जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर ना थूकना पड़े। मैंने उसको थोड़ा ताना कसी करते हुए कहा, ताना मारते हुए। उसने मेरी ओर निगाह उठाई, मेरी ओर नजर उठाया। जब मैंने कहा तो मेरी तरफ नजर उठाया, पल भर घूरा, पहले उठाया नजर, उसके बाद घूरा। घूरने के बाद, तो साहब वहां लोगों को ऐसी खांसी भी ना आती होगी। हमको भी नैले पे दहला दे दिया उसने, तुरंत जवाब दिया। मैंने कहा कि सुना है बिलायत में, बिलायत मतलब लंदन, वहां पर पीकदान लगाए हुए हैं, थूकने के लिए जगह बनाए हुए हैं ताकि लोग उसी में थूकें और घास पे पौधों पे ना थूकें। भाई घास और पौधे भी जिंदा चीजें हैं, इनको साफ सुथरा रखो, इनसे बातें करो, देखो ये इनकी कितनी हरियाली बढ़ी आएगी, कितने प्यारे दिखते हैं। और उस पर कोई थूके, ठीक है ना, कोई टॉयलेट कराए तो मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मेरी तरफ घूर करके बोलता क्या है, तो वहां पे बिलायत में ऐसी खांसी भी नहीं आती होगी लोगों को जैसी यहाँ आती है। कहने का मतलब यहाँ की जैसी तंगी, गरीबी, बेरोजगारी वहां पे नहीं होगी। जहाँ पे तंगी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, वहां ऐसा खांसी आएगा, है ना, आदमी अपना इलाज नहीं करा पाएगा। फिर खांसा और मुस्कुराता हुआ बोला, बड़ी नामुराद बीमारी है, इसमें आदमी घुलता रहता है, मरता नहीं है। मैंने सुनी, अनसुनी करके, मैंने उसकी बात को पहले सुना लेकिन उस बात को अनसुना कर दिया। जेब में से अखबार निकाला और देखने लगा। कौन सुनेगा राम कहानी। पर कुछ देर बाद कनखियों से देखा, कनखियों से मतलब मैं उसको ऐसे करके थोड़ा सा एंगल में देखा, तो देख रहा हूँ क्या, हमारी तरफ ही देख रहा है और खूब जोर से मुस्कुरा रहा है, हमारी तरफ डायरेक्ट देख रहा है एकदम, और मुस्कुरा रहा है। मैंने अखबार छोड़ दिया। अब जब देखा कि भाई मेरी तरफ देख रहा है तो अब क्यों ना बातें करें इससे। मैंने कहा, क्या धंधा करते हो। उसने कहा, जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूं तंग न किया करती थी।
मैंने कहा क्या करते थे? उस आदमी ने अपने दोनों हाथों की हथेलियां मेरे सामने खोल दी, दोनों हथेली ऐसे सामने दिखा दिया, दोनों हाथों का। मैंने देखा उसके दाएं हाथ के बीच की 3 उंगलियां कटी थी। बाएं हाथ, सॉरी, दाएं हाथ की 3 उंगलियां, ये अंगुष्ठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है, ठीक है ना? तो उसकी 3 उंगलियां कटी हुई थी। वह बोला मशीन से कट गई, अब मैं नई उंगलियां कहां से लाऊं? जहां जाओ मालिक पूरी 10 उंगलियां मांगता है। फिर मैंने उससे वही सवाल किया, पहले कहाँ काम करते थे? तो उसने जवाब दिया, कालका वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप है कोई जगह। उसने बताया कि कालका वर्कशॉप में काम करता था। हम दोनों फिर चुप हो गए। उसकी राम कहानी सुनने को मेरा जी नहीं चाहता था। बहुत सी राम कहानियां सुन चुका था। अक्सर हमारे तुम्हारे जीवन में यही है, अगर कहीं बैठ जाओ तो राम कहानी सुनाने कहीं ना कहीं लोग चले ही आते हैं। अपनी कहानी, अपना दुखड़ा सुनाना, राग अलापना शुरू कर देते हैं, बोर हो जाओगे। थोड़ी देर तक वह मेरी तरफ देखता रहा, फिर छाती पर हाथ रखे लेट गया। पहले तो थोड़ी देर देखा, फिर छाती पर हाथ रखा, फिर लेट गया। मैं भी लेट कर अखबार देखने लगा। याद है ना ये जगह? दोपहर के टाइम यहाँ कौन आते थे? दोपहर के टाइम में यहाँ बेरोजगार लोग आते थे। तो राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये भी बेरोजगार था और मैं भी उस टाइम में वहां बैठा था, मेरा कोई काम वाम था नहीं तो मैं बैठा हुआ था। मैं भी लेट कर अखबार देखने लगा, मगर थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। जब मेरी नींद टूटी तो मेरे नजदीक धीमा धीमा वार्तालाप चल रहा था। मैं आंख खोला तो देखा बगल में थोड़ी बातें चल रही थी वहां। अब बात क्या हो रही थी? लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कोई बोल रहा था, यहाँ पर भी तिकोन बनती है जहां आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है, देखा? तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है, ये कोई बोल रहा था। मैंने आंखें खोली, वहीं दमे का रोगी घास पर बैठा। तभी मैंने देखा कि वही वाला, वो जो खांसी कर रहा था ना, वो दमे का रोगी, दमा वो एक अस्थमा को बोलते हैं दमा हिंदी में। वो घास पर बैठा हुआ था, उंगलियां कटे हाथ की हथेली, जो हथेली की उंगलियां कटी हुई थी, जिस हाथ की उंगलियां कटी हुई थी वही हाथ आगे बढ़ाया हुआ था, एक ज्योतिष के सामने फैला के रखा था और ज्योतिष से अपनी किस्मत पूछ रहा था। तो उसने कहा, लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। किसको कह रहा है? ज्योतिष को। कौन? दमे वाला इंसान, खांसी करने वाला। ज्योतिष ने कहा, इधर अंगूठे के नीचे भी तिकोन बनती है भाई। तेरा माथा बहुत साफ है, तेरा माथा बहुत साफ है मतलब तेरे माथे की लकीरें जो दिखा रही है ना, साफ साफ बता रही है धन जरूर मिलेगा, पक्का तुझे तो मिलना ही है, पैसे वाला बनेगा तू। दमे वाले ने पूछा, खांसी करने वाले ने, कब? उसने कहा, जल्दी ही। देखते ही देखते उसने ज्योतिष के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा और ज्योतिष बिलबिला गया। उसने कहा, कब धन मिलेगा, कब धन मिलेगा? 3 साल से भाई के टुकड़ों पर पल रहा हूं, कहता है धन मिलेगा। ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा उठाकर जाने लगा, बेचारा जल्दी से एक थप्पड़ भी खाया, जल्दी से अपना किताब उताब लपेटने लगा। मगर यजमान ने कलाई खींच कर बिठा लिया। यजमान किसको कहते हैं भाई? तो जो जैसे मान लो कि तुम किसी पुजारी को अपने घर में बुलाते हो पूजा पाठ करवाने के लिए, तो वो जो तुम उसके क्या हो? यजमान हो। वो तुम्हारा मेहमान है, तुम उसके यजमान हो। यजमान ने मतलब खांसी करने वाले इंसान ने तुरंत उसकी कलाई खींच ली और खींच कर बैठा लिया और बोला, मीठी मीठी बातें तो बता दी, धन मिलेगा। अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूंगा, चल बता, सही सही बता। ज्योतिषी किसी 20-22 वर्ष का युवक था। वो जो ज्योतिषी था 20-22 साल का लड़का था, अभी नौजवान ही था। बेरोजगार होने की वजह से ज्योतिष विद्या अपना लिया। चलो भाई, सबका हाथ देखेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे, अनाप शनाप बक देंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। काला चेहरा, ज्योतिष का भी चेहरा काला था। सफेद कुर्ता पहना हुआ था, पैजामा जो जगह जगह से सिला हुआ था। कुर्ता पैजामा भी कई जगह फटा हुआ था, सिलवा लिया था उसने। बातचीत के ढंग से बंगाली जान पड़ता था। बातचीत से उसका लग रहा था कि बांग्ला भाषा भाषी है। पहले तो घबराया, फिर हथेली पर यजमान का हाथ लेकर रेखाओं की मुख भाषा पढ़ता रहा। मुख भाषा मतलब बेजुबान भाषा। भाई ये जो हाथों की हमारी लकीरें हैं, इन लकीरों में कुछ भाषा है। ये भाषा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने वाला आदमी पढ़ लेता है। ये मुख भाषा है। मुख मतलब बेजुबान, चुप रहने वाला।
जैसे हमारी आंखें, हम इंसानों की जो आंखें होती हैं ना, वो मुख भाषा होती है उसके अंदर। आंखों को हम लोग देखकर तुरंत इमोशंस को पढ़ लेते हैं, कौन सा आदमी नाराज लग रहा है, कौन सा आदमी अपसेट लग रहा है। फिर धीरे से बोला, तेरे भाग्य रेखा नहीं है। सच्ची बात ये बताऊं कि तुम्हारी किस्मत में तो भाग्य है ही नहीं है। यजमान सुनकर हंस पड़ा। ऐसा कहना साले छिपाता क्यों है? गाली दिया उसको। बोला अरे तो ऐसी बात है तो सीधी सीधी बात बता ना, छिपा क्यों रहा है? तभी से बोल रहा बहुत पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। भाग्य रेखा कहाँ होती है? उसने कहा इधर इधर इधर, यहाँ, यहाँ से उस उंगली तक, ये जो देख रहे हो ना रेखा, ये जो जा रही है यहाँ से उस उंगली तक। भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा? तब उसने कहा अच्छा, जब भाग्य रेखा मेरा है ही नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। थप्पड़ खा के मिजाज ठीक हो गया। धन जरूर मिलेगा, तेरी नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी, उसका भाग्य तुझे मिलेगा। ऐसे भी होता है। किसने कहा? ज्योतिष ने। बोला देख, धन तो तुझे मिलना है और तेरे तेरे पास तो भाग्य नहीं है, तो तेरी घरवाली के पास होगा, घरवाली के भाग्य से तुझे मिल जाएगा। पति पत्नी का भाग्य एक ही होता है, इसीलिए पूजा पाठ में दोनों एक साथ बैठना चाहिए। कोई भी धर्म कर्म का काम एक साथ होना चाहिए। दमे वाले इंसान ने बोला, खांसी वाले ने, ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूं, वही तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई है। अब इसमें क्या राज है आगे हम लोग देखेंगे। बोल रहा हाँ, उसी के भाग्य से तो जी रहा हूँ, ठीक है। अब वो मर चुकी है, छोड़कर जा चुकी है, 4 बच्चों को हमारे हवाले कर गई और अब चली गई, अपना राह ले ली, मतलब जिंदगी से अलविदा ले ली। ज्योतिष चुप हो गया। दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। फिर यजमान ने अपना हाथ खींच लिया। दोनों मतलब वो दमे वाला इंसान और ज्योतिष दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर यजमान ने अपना हाथ खींच लिया और ज्योतिष को बोला, तू अपना हाथ दिखा, चल। ज्योतिषी सकुचाया, मगर उससे छुटकारा पाने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा था। कैसे छुटकारा पाएगा भाई, कहीं एक थप्पड़ और न लगा दे। अपनी हथेली उसके सामने खोल दी। उसके बाद दमे वाले इंसान ने बोला, यह तेरी भाग्य रेखा है? उसने कहा हाँ। तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, कितने बंगले हैं तेरे? ज्योतिष ने अपनी हथेली बंद कर ली और फिर पोथी पत्रा सहेजने लगा। अब कितने बंगले हैं भाई? घूम घूम के जो 1 रुपए 2 रुपए फीस ऐंठने के लिए भाग्य सबका देख रहा है, उसका बंगला थोड़ी ना है। तो समझ गया कि अब ये कुछ मेरे साथ बुरा ही करेगा। जल्दी जल्दी उसने अपना पोथी पत्रा लपेटा। दमे के रोगी ने पूछा, बैठ जा इधर, कब से यह धंधा करने लगा है? ज्योतिष चुप हो गया। दमे के रोगी ने पूछा, कहाँ से आया है? ज्योतिष ने कहा, पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल मतलब ईस्ट बंगाल, जिसे आज हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। पहले डिवीजन के पहले ये पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल एक ही बंगाल था। डिवीजन के बाद वहाँ उसको नाम दे दिया गया पूरब के हिस्से में पड़ने वाला पूर्वी बंगाल, जो कि बांग्लादेश बन गया, और पश्चिम वाला बंगाल आज तक पश्चिम बंगाल ही कहलाता है। यजमान ने पूछा, मतलब वो जो खांसी कर रहा था, उसने पूछा, शरणार्थी है? शरणार्थी मतलब बहुत सारे बांग्लादेशी जो यहाँ आके शरण लिए हैं, उन्हीं में से कोई एक वो भी होगा। उसने बोला हाँ। पहले भी यहाँ धंधा, या बोलने का मतलब था पहले भी क्या यही धंधा करता था या कुछ और? पहले भी यही धंधा, या? उस ज्योतिष फिर चुप हो गया। तनाव कुछ ढीला पड़ने लगा। ज्योतिष चुप हो गया मतलब ज्योतिष आगे नहीं बोलना चाहता था, और दोनों के बीच में तनाव अब कम होने लगा। तनाव मतलब जो बीच में थोड़ा गुस्सा गुस्सी वाली बात आ गई थी, टेंशन वाला बात आ गया था, ठीक है ना, एक थप्पड़ भी मार दिया था इसने, तो वो तनाव थोड़ा कम होने लगा, थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन होने लगा दोनों में। यजमान धीरे से बोला, ये सब राइटर देख रहे हैं खड़े होके वहीं। यजमान ने धीरे से बोला, हमसे क्या मिलेगा? जा, जा किसी मोटर वाले का हाथ देख। मोटर वाले का मतलब मोटर वाला यहाँ सिंबल है, पर्यायवाची है। किस बात का? धनी आदमी। जा किसी धनी आदमी का हाथ देख, कुछ रुपया उपया मिल जाएगा वहां। मेरे पास क्या मिलेगा? चवन्नी अठन्नी हो सकता है मिले। ज्योतिष ने सिर हिलाया ना करते हुए, और उसने कहा, वह कहाँ दिखाते हैं हाथ? जो 2 पैसे मिलते हैं तुम ही जैसों से मिलते हैं। तुम ही जैसों से मिलते हैं मतलब तुम ही लोग तो हो, तुम्हारे जैसे ही लोग अपना हाथ दिखलाते हैं। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि भविष्य हमारा कैसा है, क्योंकि तंगी में लोग होते हैं, तकलीफ में होते हैं, गरीबी में होते हैं। ये अमीर लोग कहाँ दिखाएंगे? सूर्य सामने पेड़ के पीछे ढल गया था। अब जो सूर्य था ना, वो पीछे
पेड़ के पीछे अब नीचे जा रहा था, ढलते जा रहा था। यानी कि दोपहर को ये लोग वहाँ आए थे, दोपहर से लेखक देख रहा था, इन लोगों की बातचीत सुन रहा था, सारी घटनाएं देख रहा था, और अब शाम होने को आई। इतने में 5-7 चपरासी सामने से आए, 5-7 चपरासी, चपरासी यानी पियोन। तो 5-7 पियोन आए और पेड़ के नीचे बैठ गए। तब उस यजमान ने बोला, जा उनका हाथ देख, जा उनकी जेबें खाली ना होंगी, जा चला जा, उनकी जेब खाली नहीं होगी। मगर ज्योतिष सहमा सा बैठा रहा, ज्योतिष कुछ बोला नहीं, थोड़ा डरा डरा सा बैठा रहा। एकाएक बाघ की आबादी बढ़ने लगी, उस बगीचे में आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। नीले कुर्ते पायजामे पहने लोगों की कई टोलियां एक एक करके आई। नीला नीला कुर्ता पैजामा ये ड्रेस कोड था, उस दिन कुछ होने वाला था। नीला कुर्ता पैजामा पहने हुए कई टोलियां, टोलियां बोलने का मतलब कई झुंड, लोगों का कई झुंड वहां एक एक करके आना शुरू हुआ। पास के फुटपाथ पर बैठने लगी, वो लोग सब आ करके सारी टोलियां बैठने लगी। यानी ये सब लोग कुछ ऐसे लोग थे जो शायद वहां कोई जुलूस या कोई पार्टी का मिছিল वगैरह निकालने के लिए आए थे। मिছিল बोलते हैं किसको, जिसको जुलूस बोलते हैं हम लोग, जुलूस निकालने के लिए आए होंगे। फिर एक नीली सी लॉरी झपटती हुई आई, नीला कलर का लॉरी आया, बाघ के एन सामने रुक गई। एन का मतलब ठीक सामने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एन मौके पर मैं आ गया, तो एन सामने यानी ठीक सामने आकर रुक गई। उसमें से 15-20 लठधारी पुलिस वाले उतरे, 15-20 लठधारी पुलिस वाले लाठी लिए हुए, और सड़क के पार एक कतार में खड़े हो गए और सारे डिसिप्लिन तरीके से लाइन बना के खड़े हो गए। बाग की हवा में तनाव आने लगा। वह जो बागीचा का हवा था, जो बड़ा प्यारा सा सुकून देने वाला हवा जो था थोड़ी देर पहले तक, अब वहां अचानक तनाव सा पैदा हो गया। सब लोग जो देख रहे थे तनावग्रस्त हो गए कि क्या होने वाला है, सबके मन में सवाल था। राहगीर पुलिस को देखकर रुकने लगे, जो वहां से गुजरने वाले राहगीर थे, पैदल चलने वाले, पुलिस को देख रहे थे तो थोड़ा रुक जा रहे थे। पेड़ों के तले भी कुछ मजदूर आ जुटे। लोग किस लिए जमा हो रहे हैं, ज्योतिष ने यजमान से पूछा। ज्योतिष जो था वो उस खांसी करके थूक फेंकने वाले इंसान से, यजमान से पूछा, यहाँ क्यों जमा हो रहे हैं लोग। तो यजमान ने कहा, तुम नहीं जानते, आज मई दिवस है भाई, मजदूरों का दिन है। मई दिवस तुम लोग को भी पता होगा किस दिन होता है, 1 मई को होता है, ठीक है ना। वो मई दिवस मनाया जाता है, उस दिन मजदूरों का दिन होता है, क्योंकि मजदूरों ने उसी दिन शहादत दिया था। बहुत सारे मजदूरों को उनके हक के लिए, उनके आवाज उठाने की वजह से उनको मार दिया गया था। अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। उसी बलिदान को याद करने के लिए मई दिवस मनाया जाता है, पूरे भारत में छुट्टी होती है। फिर यजमान गंभीर हो गया। यजमान गंभीर हो गया मतलब भाई वो भी तो एक जमाने में मजदूर था, आज उसके हाथ कट गए, आज कोई भी मालिक अपने काम पे रखना नहीं चाहता है उसको, तो वो भी मजदूर था। मजदूरों की बात करके वह थोड़ा गंभीर हो गया, शांत हो गया। कहा, आज के दिन मजदूरों पर गोली चली थी। बोलने का मतलब कि मैं भी एक मजदूर ही हूँ, आज नौकरी के लिए तड़प रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं है जिससे अपने बच्चों का गुजारा कर सकूं, और तुम कहते हो कि मेरी भाग्य नहीं है। भाग्य कैसे नहीं है भाई, ठीक है ना। कहते नहीं है, कहावत है, मत यकीन कर इन हाथों की लकीरों पे, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा लकीर नहीं है तो मेरा किस्मत नहीं है। तू कहता है कि मेरा भाग्य ही नहीं है, कहता है धन मिलेगा, बिना काम किए बिना मेहनत किए धन कहाँ से मिल जाएगा, भाग्य तो मेरा भी है। लेकिन ये जो राजनीतिक माहौल है, जहां मजदूरों की आवाज को उठने नहीं दिया जाता है, मजदूरों की जरूरतों को महसूस नहीं किया जाता है। आज ये जो मेरा हाथ कटा है, मशीन से कटा है, काम करते वक्त कटा है, तो जो हमको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था, क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं मिला। मेरी पत्नी गरीबी से मर गई, 4 बच्चों का गुजारा कर रहा हूँ, बड़े भाई के रोटियों पे टुकड़ों पे पल रहा हूँ। ये सब भाग्य को मेरा फोड़ा है किसने, किसने मेरी भाग्य को मुझसे छीन लिया है, पूंजीपतियों ने, पूंजीपति वर्ग ने। और तू कहता है कि मेरा भाग्य नहीं है। मजदूरों की तादाद बढ़ती ही गई, धीरे धीरे वहां सारे मजदूर इकट्ठा होने लगे। मजदूरों के साथ खोमचे वाले, खोमचे वाले मतलब वो जो डाली वाली लेके बेचते रहते हैं, ठीक है ना। कोई पान बेच रहा है तो कोई समोसे बेच रहा है, तो कोई पेठा बेच रहा है, नमकीन बेच रहा है। खोमचे वाले, मलाई वाले, बर्फ वाले, मूंगफली चाट चबेने वाले यानी भूजा वाले, सारे के सारे वहां आ पहुंचे। घूम घूम कर सौदा बेचने लगे।
ये सब घूम कर बेचने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मजदूर आ गए थे अपने हक की लड़ाई लड़ने मजदूर दिवस पर। अब जहाँ इतनी ज्यादा भीड़ रहेगी, वहाँ मलाई वाला, बर्फ वाला, खोमचा वाला, ठेला वाला, मूंगफली वाला सब तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि वहाँ बिजनेस होने का थोड़ा संभावना है। घूम कर सौदा बेचने लगे। इतने में शहर की ओर से शोर सुनाई दिया, शहर की तरफ आवाज जोर से सुनाई दिया। बाग से लोग दौड़ दौड़ कर फुटपाथ पर जा खड़े हुए। बगीचे में से सब दौड़ के गया देखने के लिए फुटपाथ पर क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। सड़क के पार सिपाही लाठियां संभाले तन कर खड़े हो गए। आवाज ने सिपाहियों को भी सावधान कर दिया। पुलिस वाले भी लाठी वठी लेके एकदम तैयार तैनात लाठी चार्ज करने के लिए। एक्चुअली में जुलूस आ रहा था। शोर क्या हो रहा था? जुलूस। हमारे बंगाल में तुम लोग सुने होगे, चलबे ना करते होबे उड़िए दाओ, ठीक ना, जालिए दाओ, चिल्लाते हैं सब इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे जोर जोर से जुलूस आ रहा था, चिल्लाते हुए नारे गूंज रहे थे। हवा में तनाव बढ़ रहा था धीरे धीरे। फुटपाथ पर खड़े लोग भी नारे लगाने लगे। अब जो फुटपाथ पे खड़े थे ये लोग भी मजदूर थे, उसी मजदूर की टोली और जुलूस में इनको भी मिलना था। अब ये लोग भी नारा लगाना शुरू कर दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद शुरू हो गए। पुलिस की एक और लॉरी आ गई। तभी देखा गया कि शायद उस भीड़ को कंट्रोल ना कर पाए लोग, तो पुलिस की एक और लॉरी आ गई और लठधारी सिपाही कूद कूद कर उतरे उसमें से। यजमान ने कहा फिर, आज लाठी चलेगी। पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, आसपास में बैठा हुआ कोई उत्तर नहीं दिया, ज्योतिष भी कुछ उत्तर नहीं दिया। सड़क के दोनों ओर भीड़ जम गई। सवारियों का आना जाना रुक गया। सवारियों का मतलब जो मुसाफिरों को लेकर गाड़ी आती है जाती है, बस है, टैक्सी है, उन सब का रुक गया आना जाना। शहर वाली सड़क पर से एक जुलूस बाग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। और ये कैनॉट सर्कस वाला प्लेस था ना, जहाँ बहुत सारी सड़कें आकर के मिलती थी। तो वहां सड़क से एक जुलूस बगीचे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। फुटपाथ वाले भी उसमें जाकर मिलने लगे। जितने लोग फुटपाथ पे खड़े थे नीला नीला कुर्ता पजामा पहने हुए, वो सब भी जाकर उसमें मिलने लगे। इतने में दो और जुलूस अलग अलग दिशा से बाग की तरफ चले आने लगे। दो और जुलूस दो अलग अलग रास्तों से बगीचे की तरफ ही आने लगे। भीड़ जोश में आने लगी। मजदूर बाग के सामने 8-8 की लाइन बनाकर खड़े होने लगे। सारे मजदूर छोटा छोटा 8-8 की लाइन बनाकर खड़े होने लगे। सार नारे आसमान तक गूंजने लगे, इंकलाब जिंदाबाद। आसमान तक ऐसा लग रहा था गूंज रहा है। लोगों की तादाद हजारों तक जा लगी। सारे शहर की धड़कन मानो इसी भीड़ में पूंजीभूत हो गई हो। लग रहा था पूरा शहर का भीड़ जो था पूंजीभूत हो गया। पूंजीभूत मतलब सारा भीड़ का कैपिटल यहीं पे था। पूंजी मतलब कैपिटल, यानी सबसे बड़ी भीड़ आज यहीं दिख रही थी। कई जुलूस मिलकर एक हो गए। मजदूरों ने झंडे उठाए और आगे बढ़ने लगे। ये सब लोग प्रदर्शन कर रहा था सरकार के खिलाफ। सरकार से इनकी मांग थी कि हम मजदूरों को हमारा उचित न्याय, उचित हक मिलना चाहिए। पुराने जमाने में, आज से कई साल पहले, 50-60 साल पहले, मजदूरों की हालत बड़ी दुर्दशा की थी। आजकल बहुत अच्छा है, बेहतर है। आज एक मजदूर सारा दिन काम करता है तो 700-800 रुपया चार्ज करता है। तुम्हारे घर में गिरा गर्रा मिट्टी बालू का काम करने वाला 700 रुपया लेगा, 800 रुपया लेगा। हाँ ना ना, लेबर का भी 400 रुपया, 450 रुपया चार्ज है। 400-500 ऐसे लेबर का भी हो गया है। वो मिस्त्री का है, मिस्त्री का है। पहले 200-100 में सब 50 रुपए में ऐसे काम करते थे लोग। कैसे उनका घर चलता था, उनका शोषण किया जाता था। ऐसे ही फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में जो ठेकेदार लोग होते हैं, बहुत ही कम वेजेस में, कम भाड़े पर उनको ले जाते हैं और वो गरीबी की वजह से मजबूर होते हैं काम करने के लिए। क्योंकि पूरा पूंजीपति वर्ग जो है, पूरा पूंजीपति वर्ग एक हो जाता है मजदूरों को ठगने में। उनसे 8 घंटे 9 घंटे काम करवाते हैं और मजदूरी के नाम पे थोड़ा सा पैसा पकड़ा देते हैं। बहुत शोषण होता है। तो उचित न्याय के लिए सब लोग चिल्ला रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों ने झंडे उठाए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने भी लाठियां उठा ली और साथ साथ चलने लगे। क्यों लाठी उठा लिए? क्योंकि उन पुलिस वालों को शक हो गया था कि ये मजदूर जिस तरीके से आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं, लगता है कोई बड़ा घटना हो जाएगा। इसीलिए लाठी लेके एकदम तैयार हैं कि जहां कुछ हुआ, शासन के साथ कुछ अगर ये लोग बदतमीजी किया, तोड़ फोड़ या कोई बैरिकेड अगर तोड़ा, तो तुरंत लाठीचार्ज शुरू कर देंगे। दूर होकर नारों की गूंज मंदतर पड़ने लगी। अब जो दूर है उसको तो नारा का आवाज धीरे धीरे होने लगेगा ना। नारा आगे बढ़ते जा रहा है, मजदूर लोग टोली उनकी आगे बढ़ती जा रही है। दर्शकों की भीड़ बिखर गई। देखने वाले लोग जो थे अब वो लोग भी इधर उधर बिखरने लगे, क्योंकि अब वो जुलूस आगे बढ़ने लगा। अब उस पार्क में, वह जो बाग था,
वो बाग खाली होने लगा, धीरे धीरे भीड़ बिखरने लगी। जो लोग जुलूस से संग नहीं गए वे अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए, और जितने लोग फुटपाथ पे खड़े थे नीले नीले कुर्ते पैजामे वाले, उसमें से बहुत सारे लोग तो जुलूस में चले गए, और जो नहीं गए वो अपने अपने घर। बाग पर धीरे धीरे दोपहर जैसी निस्तब्धता छाने लगी। पूरे बगीचे में जैसे लग रहा था दोपहर हो गया, शांत शांत। इतने में एक आदमी जो बाग के आर पार तेजी से भागता हुआ जुलूस की ओर जा रहा था, एक आदमी था बड़ी तेजी से बगीचे में से भाग रहा था, वो छूट गया था पीछे, उसको भी जुलूस में शामिल होना था। सामने से मेरे गुजरा, दुबला सा आदमी था, मैली हुई गंजी पहना था और जंगिया पहना हुआ था। सोचो बेचारा, मजदूरी होगा तभी तो ऐसा फटे हाल है, अब गंजी और चड्डी पहन के रास्ते में दौड़ रहा है। यजमान ने उसको रोक लिया। क्यों दोस्त, जरा इधर तो आओ। भागते भागते बोला, क्या क्या है, क्या है? तो उसने पूछा, यह जुलूस कहाँ जाएगा? यजमान ने पूछा। उसने बोला, पता नहीं, सुनते हैं अजमेरी गेट, दिल्ली दरवाजा होता हुआ लाल किले जाएगा, वहां जलसा होगा। दौड़ते दौड़ते बोला, सुने हैं जलसा होगा, वहां पर जलसा होगा मतलब वहीं पे सेरेमनी होगा, समारोह होगा, कुछ बड़े बड़े नेता होता लोग आएंगे, मजदूर यूनियन के नेता होता भाषण उछड़ देंगे, पुलिस रहेगी, मंत्री मंत्री भी रहेंगे, अजमेरी गेट दिल्ली दरवाजा होता हुआ लाल किले तक जाएगा। तो यजमान ने, जिसको एकदम यकीन नहीं था इन बातों पर, क्या यकीन करेगा कोई, यजमान को यकीन होगा भाई, ये देखो मेरा हाथ, 3 उंगलियां कटी हुई हैं, 3 साल हो गया, कोई काम नहीं मिल रहा है, कुछ होगा मजदूरों के हक में, अगर होता तो भाई देखो मेरा हाल ये थोड़ी ना होता ऐसा। तो उसने शक दिखाते हुए कहा, वहां तक पहुंचेगा भी ये जुलूस? ये लठधारी जो साथ जा रहे हैं, जो रास्ते में गड़बड़ हो गई तो? बोलने का मतलब था कि हो सकता है मंत्रियों के भड़काने पर रास्ता में कुछ गड़बड़ हो जाए, और ये लठधारी लोग जब डंडा चलाना शुरू करेगा तो एक भी मजदूर जुलूस में खड़ा नहीं होगा, सब भाग जाएगा, पहुंच भी नहीं पाएगा लाल किले तक। फिर उस आदमी ने कहा, वो जो मैली गंजी पहने हुए भाग रहा था रास्ते में, उस वो मजदूर ही रहा होगा, उसको पूरा यकीन है, विश्वास है। कहता है, अरे गड़बड़ तो होती ही रहती है, तो जुलूस रुकेगा थोड़ी, पूरा यकीन था उसको। छोटी मोटी गड़बड़ तो होती ही रहती है, लेकिन हम लोग हक के लिए डटे हैं और डटे रहेंगे, नहीं रुकेंगे हम लोग। कहता हुआ वो आगे बढ़ गया, भाग गया, जाके कहाँ चला गया होगा, जुलूस में। वह दमे का रोगी जुलूस के ओझल हो जाने तक, जुलूस बढ़ते जा रहा, आगे जाते जा रहा, और देखे जा रहा दमे वाला आदमी, टकटकी बांधे उसे देखता रहा। फिर ज्योतिष के कंधे को थपथपाता हुआ, कंधे पर दोस्ती वाले तरीके से थपथपाया, उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। ज्योतिष फिर कुछ संकुचाया, घबराया, संकोच में थोड़ा घबरा कर, फिर वही यजमान बोला, देखा साले, गाली देते हुए। तो बोल रहा, हाँ देखा है, देखा है। संकोचाया हुआ, वो तो 20-22 साल का लड़का था, और ये जो खांसी कर रहा था 40-45 का आदमी था, इससे थोड़ा डरा डरा सा था। बोला, हाँ हाँ देखा है। अब भी यजमान की आंखें जुलूस की दिशा में अटकी हुई थी, फिर मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां कटी हथेली ज्योतिषी के सामने खोल दी। फिर देख हथेली, साले तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है? फिर अपनी उंगली उसके सामने रख दिया, हथेली, ठीक से देख, देख। बोलता है, भाग्य नहीं है। कैसे देख रहा है, ठीक से देख, ज्योतिष को बोल रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है, अभी भी तू कहता है कि मेरा भाग्य नहीं है, मैं मजदूर हूं, और आज मैं लाचार हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा प्रतिबिंब, मेरा रिफ्लेक्शन, मेरी छाया उन हजारों मजदूरों में मैं देख रहा हूं, और वो सारे मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और उनके साथ मैं भी हूं, और आज नहीं तो कल भारत बदलेगा। भारतवर्ष में मजदूरों की दुर्दशा को सरकारें देखने पर मजबूर होंगी। उन सरकारों का ध्यान मजदूरों तक खींचने में हमारे यूनियन के लीडर हमारी हेल्प करेंगे। कल पढ़े लिखे भारतवासियों की सोच बदलेगी, उनको समझ में आएगा कि मजदूर तो मजदूर है, लेकिन उसकी मजदूरी के बगैर भारत का नव निर्माण नहीं हो पाएगा। हम ही हैं जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को बनाते हैं, हम ही हैं जो कल कारखानों को बनाते हैं, कल कारखानों के अंदर जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो हम ही तैयार करते हैं। कब तक हम दुर्दशा की जिंदगी में रहेंगे, कब तक हमारी भाग्य रेखा नहीं बदलेगी? तू कहता है मेरा भाग्य ही नहीं है, मेरा हाथ कट गया है तो क्या मेरा भाग्य ही नहीं है? मैं मेहनत कश मजदूर हूं, हम लोग मेहनती हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हमारी किस्मत आएगी? हम मेहनत करने वाले लोग हैं। तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है?
और फिर बाएं हाथ से छाती को थामे जोर जोर से खांसने लगा, और फिर बाएं हाथ से सीने पर हाथ रखा और खांसने लगा। तो कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन इसके ऊपर वाला जो लाइन था वो बहुत ही बेजोड़ लाइन था, उसी में पूरे कहानी का मीनिंग छिपा हुआ है। ये जो लाइन था ना, तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है, कैसे बोल सकता है कि मेरी भाग्य रेखा है ही नहीं। यानी कि हम मजदूर मेहनत करने के लिए, दिन रात एक करने के लिए, खून को पसीना बनाकर बहाने के लिए तैयार हैं, और तू कहता है कि हमारी भाग्य नहीं है। हम तो दूसरों का भाग्य बदल देते हैं, हम तो भारत का भाग्य बदल देंगे, हम पूरे भारत का रूपरेखा बदल देने वाले मजदूर हैं। तो हमारी रूपरेखा कैसे नहीं बदलेगी? हम कर्मठ हैं, कर्मवीर लोग हैं, भाग्य के सहारे बैठने वाले नहीं हैं। आज मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ बाग में दोपहर के वक्त बैठा हूँ, सो रहा हूँ, खांसी कर रहा हूँ, बीमारी हो गई है, पत्नी नहीं है घर में, भाई के टुकड़ों में पल रहा हूँ, मेरे 4-4 बच्चे हैं, दुर्दशा में हैं, दीन हालात में हैं। और इन सब का कारण क्या है? हमारी राजनैतिक व्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी सिस्टम में हमारे लिए उचित स्थान नहीं है, हमारी दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है, वरना आज हमारा भी किस्मत चमक रहा होता। तो आशा करता हूँ चैप्टर समझे। धन्यवाद।